प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। सरकार संगठन में बेहतर सामंजस्य बनाना अभी शुरू की है। परिपाटी विधायक मंत्री के साथ उनके घर पर जाकर मिलना। गोल्डन कार्ड को लेकर सचिवालय संघ में नाराजगी। सरकार द्वारा कोई ठोस रणनीति बनाई नहीं। कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए पड़ रहा है भटकना। आंदोलन की दी चेतावनी। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। आमजन को कोई नहीं मिली राहत। उत्तराखंड का नौजवान है बेहाल। जीएसटी सर्वे के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन। सर्वे के नाम पर किया जा रहा है मानसिक उत्पीड़न। जीएसटी को रखा जाए लिमिट में। मजिस्ट्रेट के माध्यम से सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर संघधामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि राज्य में काम कर रहे उद्योग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए बहुत से सुधार किए गए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले एक वर्ष में 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अचीवर्स की श्रेणी में आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति सुधार और सरलीकरण में काफी काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में आवश्यकता अनुसार लीसा डिपो बनाने का परीक्षण कर लिया जाए और सोलर पॉलिसी को रिवाइज किया जाए। इसके लिए उद्योगों से भी सुझाव लिए जाए। बायोमास, इको टूरिज्म और आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सुधार किए जाएं और लगभग 30,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उत्तराखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार और संगठन में बेहतर सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से मंत्रियों विधायकों के घर घर जाकर मुलाकात करने की एक नई परिपाटी शुरू की। इस परिपाटी को शुरू करने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने बताया है कि इसमें कोई नई परिपाटी डालने जैसा नहीं है, बल्कि यह हमारी आदत में शुमार है। इसी उद्देश्य से आज हम विधायक आवास गए, वहां पर विधायकों से भी मुलाकात की। साथ ही मंत्री आवास जाकर मंत्रियों से भी मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता जनरल बीसी खंडूरी से मुलाकात की। आपको बता दें, आमतौर पर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के लिए मंत्री विधायक स्वयं उनके कार्यालय घर जाकर भेंट करते हैं उनसे, लेकिन यह पहला मौका है जब अध्यक्ष विधायकों व मंत्रियों के घर जाकर मिल रहे हैं। देखिए, हमारे विधायक वास्तव को आज देखने का फर्ज समझा, क्योंकि बिना उनके सहयोग से कुछ होने वाला नहीं। तो जो विधायक वहाँ थे, सबसे व्यक्तिगत आवास में मिला। हमारे घनसाला के विधायक शक्तिलाल जी में मिला। हमारे केदारनाथ की विधायक बहन थी हमारी शैला रानी, उसमें मिला। दो ही थे। उसके बाद विनोद खंडारी जी से मेरी भेंट हुई। उसके बाद मैं अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जिनका हमें ही शाम को मार्गदर्शन मिला, आदरणीय जनरल खंडूरी जी के मैं आवास पर गया, उनसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज जी के मैं आवास पर गया, सूर भाई के मैं आवास पर गया। तो परिपाटी अलग नहीं, मेरा हृदय उस भाव में जाता है कि भाई आखिरकार इन सबके सहयोग से तो मैं यहाँ पहुंचा और इन्हीं के सहयोग से हमने आगे पार्टी काम को विस्तार देना, इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही गोल्डन कार्ड की योजना को लेकर सचिवालय संघ में नाराजगी है। सचिवालय संघ प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि जो योजना राज्य कर्मचारी और पेंशनरों के हित के लिए बनाई गई है, उसका लाभ न तो कर्मचारियों को मिल पा रहा है और न ही पेंशनरों को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है। उन्होंने कहा है कि लगातार कर्मचारी इस मामले को लेकर अफसरशाही और सरकार से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में जो भी लोग बैठाए गए हैं, उनके पास न तो किसी प्रकार की जानकारी और न ही वह इस विषय पर वार्ता कर रहे हैं।
ऐसे में कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर गोल्डन कार्ड योजना में जल्द से जल्द सुधार नहीं किया गया तो सचिवालय संघ आंदोलन की राह पर अग्रसर हो जाएगा। देखिए, ये गोल्डन कार्ड की योजना विशुद्ध रूप से कर्मचारी पेंशनर्स और उनके परिवार के आश्रितों के अंशदान से चल रही है। प्रति माह उनके अंशदान से कटौती होती है, वेतन से, पेंशन से, और तब ये चल रही है। और सरकार की इसमें वाहवाही होती यदि ये योजना धरातल पे बिल्कुल सही तरह से चलती। यहाँ राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक मोनोपोली चल रही है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पर कुछ डिलीवरीज के कर्मचारी रखे गए हैं और वो कर्मचारी रिम्बर्समेंट चिकित्सा दावों के बिलों को अनावश्यक आपत्तियां लगाकर बार बार वापस कर दे रहे हैं। और लोग, हमारे पेंशनर्स और कर्मचारी, बहुत दूर दराज के लोग, बहुत पर्वतीय क्षेत्रों के लोग जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपने बिल को सबमिट कर पाते हैं, उनके बिलों को आपत्ति लगा के उनका निस्तारण करने के बजाय उनको लिंगर ऑन किए हुए हैं। हम लोगों की आपत्ति है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से ये काम हटाया जाए और गोल्डन कार्ड पर पिछले 2 साल से जो हमारी अनावश्यक कटौती हो रही है उसके एवज में हमें कोई इलाज अब तक नहीं मिला है। उस पैसे को रिटर्न करते हुए रिम्बर्समेंट की पुरानी व्यवस्था भी पैरेलल चलाई जाए, ताकि गोल्डन कार्ड से जो भी इलाज से, हमारी चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं लोग, उनके रिम्बर्समेंट के बिल निकल सकें और गोल्डन कार्ड को धरातल पर क्रियान्वित करने का कार्य राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण करे और स्वास्थ्य विभाग करे। फिलहाल कुआ में पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि जब से प्रदेश में धामी सरकार दोबारा सत्ता में आई है तब से आमजन को कोई राहत नहीं मिली। प्रदेश में बेरोजगारी से उत्तराखंड का नौजवान बेहाल है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जिन विभागों में रोजगार देने की बात कही गई थी उनमें भर्तियां शुरू नहीं हो पाई है। आज महंगाई चरम पर है और आम वस्तुएं जनता की खरीद क्षमता के बाहर गई है। वहीं प्रदेश का किसान परेशान है। उनका कहना है कि प्रदेश कर्ज में डूब रहा है और आर्थिक मोर्चे पर प्रदेश की स्थिति खराब हो गई है। ऋण का बोझ लगातार बढ़ रहा है और विकास कार्यों में सरकारी धन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जीएसटी की प्रतिपूर्ति भी जो लगभग 48 करोड़ रुपया है वो भी केंद्र सरकार नहीं देगी, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? एक तरफ 11,000 करोड़ रुपया ब्याज में और मूलधन का उन्होंने देना है और दूसरी तरफ जीएसटी जो भारत सरकार ने बंद कर दी है उसकी प्रतिपूर्ति कैसे होगी, उसकी भरपाई कैसे होगी? इनके पास उसका भी जवाब नहीं है। तो सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली सरकार के पास विकास के लिए पैसा नहीं है। मात्र 700 करोड़ रुपया राज्य के लिए इन्होंने रखा है विकास के लिए, लेकिन आज सड़कों के हाल क्या है? ये नेशनल हाईवे है, इसकी दशा कितनी खराब है। जो स्टेट हाईवे हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं और जो स्टेट हाईवे हैं, उनकी दशा बद से बदतर होती जा रही है। पहाड़ों में सारी रोडें बंद हैं, चाहे स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, और लगातार भूस्खलन हो रहा है। सड़कें बंद हैं, कई घर जमींदोज हो चुके हैं और कोई इंतजामात नहीं है। कई मौतें हो चुकी हैं। बिजली, पानी, सब व्यवस्था चरमरा चुकी है। बिजली गुल है, पेयजल योजनाएं ध्वस्त हैं, लाइनें ध्वस्त हैं और कई घरों में कई घर ढह चुके हैं, लेकिन आज तक उन परिवारों को मुआवजा तक नहीं मिला है। आपदा प्रबंधन पूरी तरह फेल हो चुका है। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और लगातार बारिश का जो कहर है, नदियां उफान पर हैं, खेत और ज़मीनें सब बह गई हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण में कुछ स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता आलवेदर सड़क निर्माण के चौड़ीकरण स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क चौड़ीकरण के अधिकांश स्थानों पर अतिक्रमण पाया गया है और अपर जिलाधिकारी ने अतिक्रमण स्थानों को तत्काल खाली करने के निर्देश दिए हैं और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर 33 मकानों को ध्वस्त कर दिया और कुछ लोगों के मकानों को चिन्हित कर 7 दिनों के भीतर खाली करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशासन की कार्रवाई को लोगों ने सराहा है और अब निकट भविष्य में लोग बाजार या राजमार्ग के आसपास की जगह पर अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे।
मसूरी देहरादून मार्ग पर घनानंद स्कूल के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। पेड़ गिरने की सूचना पर तहसीलदार, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर गिरे पेड़ को वन विभाग की टीम द्वारा काटकर जेसीबी के माध्यम से हटाया गया और मार्ग को सुचारू किया गया। तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान ने कहा है कि सुबह से ही मसूरी में तेज बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और कृष्णा कुमार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मसूरी में इस वक्त हालात सही नहीं है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कृष्णा, मसूरी में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में सरकार द्वारा क्या अलर्ट किया गया है वहां पर मसूरी में? बिल्कुल वागीसा, देखिए मसूरी के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में ही बारिश का क्रम जारी है। जो आज दोपहर तक देहरादून में भी जो है वो बहुत तेज बारिश का दौर जो है वो जारी था। इसके साथ साथ मसूरी में भी काफ़ी तेज बारिश हुई है। लगातार मसूरी में आए दिन जो है हम कह सकते हैं कई दिन बाद जो है मसूरी का मार्ग जो है वो एक बार फिर बंद हो गया था। एक भारी का पेड़ जो है वो मसूरी देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गया था। इसके बाद कई घंटे जो है वो मार्ग अवरुद्ध रहा था, लेकिन जब बारिश रुकी है प्रशासन ने वो मार्ग जो है सुचारू रूप से कर दिया था, क्योंकि आज भी राज्य के 6 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। गढ़वाल में अगर हम देखते हैं तो वो देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट है। तो उधर कुमाऊं की तरफ जाते हैं तो नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। जिसके तहत देखिए प्रदेश में तो लगातार बारिश का दौर जारी था, लेकिन दोपहर के बाद से जो है वो धूप और छाए का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इस समय भी आप देख रहे होंगे कि एकदम चटक धूप जो है वो देहरादून में आज कई दिनों बाद खुली है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पहाड़ से लेकर मैदान पे जो है वो जल भराव की समस्या हो रही थी और पहाड़ों पर जगह जगह भूस्खलन भी वागीसा हमको लगातार देखने के लिए मिल रहा था। इसके बाद आज 3 दिन से यमुनोत्री धाम की भी यात्रा जो है वो बंद पड़ी हुई थी, जो आज लगभग दोपहर 2 बजे के बाद जो है प्रशासन ने फिर से मार्ग खोल के जो है वो शुरू कर दिए। चारधाम यात्रा फिलहाल पूर्ण रूप से सुचारू है, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो यात्रा है वह रुक रुक कर प्रभावित हो रही है, क्योंकि भूस्खलन उस क्षेत्र में काफी ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जब ऋषिकेश चारधाम यात्रा का हम पहला पड़ाव जब पार करते हैं ऋषिकेश ऊपर पहाड़ों पर जाने के लिए, तो वहीं से ही हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर भूस्खलन की जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन पीडब्ल्यूडी और बीआरओ तमाम विभाग ऐसे जो है वो मौके पर ही तैनात हैं। जो डेंजर लैंडस्लाइड के जोन जो है वो प्रशासन ने पहले से चिन्हित करे हुए हैं और उसमें मशीनरी भी प्रशासन ने तैनात वहां पर करी हुई है। जहां पर भी उन जगहों पर भूस्खलन हो रहा है तो उसको 2 से 3 घंटे के अंदर ही प्रशासन एक तरीके से उस रोड को दोबारा जो है वो सुचारू कर दे रहा है। और जो आने जाने में दिक्कत होती है लोगों को, तो उसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग भी जो है वो तलाश के रखे हुए हैं। जैसे कि कहीं पे अगर सपोज दैट कि टिहरी में अगर भूस्खलन कहीं पर हो गया है तो वो चंबा से उसको डाइवर्ट करके टिहरी से आगे उसको निकाल देंगे। इसके लिए सभी यात्रियों को जो है वो 10 से 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो अतिरिक्त तय करनी पड़ेगी, लेकिन वो सुरक्षित अपने चारधाम यात्रा का पड़ाव लगातार तय कर सकते हैं। कल से अगर हम बात करते हैं वागीसा, तो कल से लेकर देखिए रविवार तक मौसम जो है उत्तराखंड में सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है। जो 10 से लेकर 15 तक मौसम विभाग के अनुसार मौसम एक बार फिर उत्तराखंड में एक्टिव हो जाएगा, यानी कि 10 से लेकर 15 अगस्त तक जो है वो भारी बारिश का दौर उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। वागी साहब, देखिए लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हम ये देख रहे हैं कि जहां से लोग गुजर रहे हैं वहीं लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके चलते पहले भी कई हादसे हुए उत्तराखंड में। ऐसे में सरकार द्वारा जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो पर्यटक घूमने पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, उनके लिए क्या आदेश जारी किए गए हैं? कौन कौन से रास्तों पर उन्हें जाना है, कहाँ कहाँ कौन कौन से रास्ते हैं जो बदले गए हैं? होटल्स की यदि बात करें तो होटल्स भी ऐसी कई जगह है जहां पर लैंडस्लाइड है, वहां पर भी होटल्स स्थापित है, तो उन लोगों को क्या आदेश जारी किए गए हैं? कृष्णा, बिल्कुल वागीसा, देखिए अगर हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं तो वो ऋषिकेश पार करते ही जगह जगह पर लैंडस्लाइड का दौर हम कह सकते हैं भूस्खलन वहां से शुरू हो जाता है। तो कई पड़ावों पर यात्रियों को दिक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि इन दिनों जो है चारधाम यात्रा भी चरम पर है। हालांकि मानसून सीजन जब से शुरू हुआ है तब से चारधाम यात्रा में हमने देखी है कि काफ़ी यात्रियों में संख्या भी कम हुई है, क्योंकि बारिश के दौरान कोई भी यात्रा नहीं उत्तराखंड में करना चाहता। लेकिन फिर भी जो लोग आ रहे हैं वे एक तरीके से सुरक्षित चारधाम यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन ने एक तरीके से गाइडलाइन भी तीर्थ यात्रियों और टूरिस्ट के लिए जो है वो पहाड़ पर बनाई
बनाई हुई है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक की कोई भी आवाजाही पहाड़ी क्षेत्र में नहीं होगी। उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध जो है वो सरकार ने लगाया हुआ है, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि 10 बजे के बाद ही आवाजाही पहाड़ पर शांत हो जाती है। जब से ही चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से ही ये गाइडलाइन जो है वो प्रशासन ने बनाई हुई है। रात के 10 बजे के बाद किसी को भी पहाड़ पर जाने नहीं दिया जाता है और पहाड़ से नीचे ऋषिकेश नहीं आने दिया जाता है। तो इसमें देखिए हादसों का दौर काफी ज्यादा थमा हुआ है, क्योंकि पुलिस खुद हमें जगह जगह पर चेक पॉइंट पे एक्टिव दिखती है, जिस वजह से वो सभी तीर्थयात्रियों को, टूरिस्ट को रोक रही है। क्योंकि लाखों की संख्या में तीर्थयात्री और टूरिस्ट जो है वो उत्तराखंड में 2 साल बाद आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने उम्मीद लगाई थी कि 5 करोड़ की संख्या में सिर्फ कांवड़ी आएंगे, लेकिन उसका आंकड़ा भी पार कर गया और करोड़ों की संख्या में चारधाम में तीर्थयात्री भी अब तक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। तो प्रशासन के साथ साथ देखिए शासन भी हर जिले में डीएम खुद एक्टिव है और मॉनिटरिंग जो है अपने पूरे जिले की कर रहे हैं। जिले स्तर पर वो एसडीएम को उन्होंने आदेश दे रखे हैं, तहसीलदार को आदेश दे रखे हैं कि क्षेत्र में लगातार जो है वो निगरानी करते रहे। कहीं पर भी अगर आपदा आती है या दुर्घटना कोई भी होती है तो उसमें राहत सामग्री जो है वो तुरंत वहां पर पहुंचे, जो भी आपका ऑपरेशन का टाइम है वो बहुत ही जल्द हो जाए। तो इसी क्रम में लगातार हमें सभी अधिकारी एक्टिव दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जो है सभी विभागों के साथ बैठकें कर रहे हैं और आपदाओं से बचाव के लिए उनको निर्देश दे रहे हैं लगातार। बागी साहब, अभी यदि बात करें तो बारिश के समय जो गांव रहते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जो गांव से शहर तक की जो मार्ग है, जो रास्ता है वो जुड़ता है, तो ऐसे में भारी उफान के चलते नदियां नाले उफान पर आ जाते तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने तक के लिए परेशानी आती है। तो ऐसे में परिवहन की कोई व्यवस्था की गई है? छोटे छोटे गांवों की यदि बात करें तो वहां किस तरह से आदेश दिए हैं तमाम अधिकारियों को? बिल्कुल, देखिए बागी साहब, अगर मैं इस समय की बात करूं तो देहरादून से जो मार्ग हिमाचल की तरफ जाता है यानी कि विकासनगर और पोंटा साहिब की तरफ, उस मार्ग पे एक नदी पड़ती है, टोंस नदी, जो आमतौर पर आए दिन हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा खाली रहती है, लेकिन इन दिनों जो है वो नदी का जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही रास्तों से कई गाँवों को जो है वो संपर्क मार्ग है, लेकिन प्रशासन ने उन सबको डाइवर्ट किया हुआ है और इस नदी से सभी को दूर रहने की एक तरीके से अपील करी है। और प्रशासन और पुलिस के हम देख सकते हैं पुलिस विभाग भी जो है वो लगातार ऐसी जगहों पर आकर मॉनिटरिंग करता है और लगातार गश्त ऐसे क्षेत्रों पर करता रहता है ताकि किसी को भी जान आने का नुकसान ना हो। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कह सकते हैं हम यूनिवर्सिटी हब होने की वजह से काफी स्टूडेंट भी है, तो काफी हुड़दंग स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे टाइम पर कह सकते हैं कि धूप भी इस समय निकल चुकी है, तो ऐसे टाइम पर यहाँ नदी में आकर नहाने का शौक भी है काफी युवाओं को है, जिस वजह से देखते हैं कि काफी दिक्कतों का सामना भी ऐसे युवाओं को करना पड़ता है। कई लोग जो है वो इस नदी में जो है वो आज तक बह चुके हैं। इसी वजह से देखते हैं प्रशासन पूरा का पूरा एक्टिव है ऐसी जगहों पर हादसों का रोकथाम करने के लिए, क्योंकि संपर्क मार्ग भी प्रशासन ने पहले से ही तय करे हुए हैं और सभी को एक तरीके से अलर्ट किया हुआ है कि आप नदी वाले रास्ते का प्रयोग ना करें, भले ही आपको 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पहुंच के जाना पड़े, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि नदी का जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा हुआ है कई दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे उत्तराखंड के रामनगर की बात करें, चाहे देहरादून की बात करें, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, ऐसी जगहों पर जैसे नदियां छोटी छोटी होती है ऐसे लोग अपने गाँव की तरफ जाते हैं, ये नदी पार करके, तो इसमें दिक्कत होती है। यहाँ कोई टीम नजर नहीं आ रही। जिस तरह से उत्तराखंड के भी हालात है, जिस तरह से नदी नाले उफान पर है, ऐसे में जो लोग हैं, जो पर्यटक है, वहां वो घूमने आते हैं, वहां वो नहाते हैं, ऐसे में इस नदी से दूर रहने की भी जरूरत है। तो लेकिन इस वक्त मुझे जहां आप खड़े वहां किसी प्रकार की कोई टीम दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल वागी साहब, देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं टीम की मौजूद ना रहने की वजह यह भी है क्योंकि ये जो नदी का पड़ाव है लगभग हम कह सकते हैं कि 60 से 70 किलोमीटर तक की दूरी पर नदी है। तो इसमें जगह जगहों पर प्रशासन जो है वो अपने समय बांधे हुए हैं उन्होंने कि समय अनुसार ही क्षेत्रों पर गश्त करना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर 2 घंटे में उत्तराखंड पुलिस जो है ऐसे क्षेत्रों पर निगरानी करने आ रही है और उनको जो भी पर्यटक यहाँ पर दिख रहा है उसको यहाँ से दूर किया जा रहा है। और कोई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हुड़दंग कोई कर रहा है, कोई पार्टी मना रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों का चलान भी प्रशासन किया जा रहा है और साफ संदेश दिया जा रहा है कि भारी बारिश को लेकर कृष्णा और भूस्खलन की स्थिति को देखते हुए सरकार ने जो यात्री जो वहां पर सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उन मार्गों को भी बदल गया ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं, खबर हरिद्वार से है जहां आजादी के अमृत महोत्सव के आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। इस बारे में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया है कि पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी इस संबंध में पूरे देशवासियों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए तैयारी पूरे जोर शोर ढंग से चल रही है। पूरे देश में ये मनाया जा रहा है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर में एक झंडा लगना चाहिए। हमारा
राष्ट्रीय तिरंगा, और उसके लिए हरिद्वार भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। लगभग 3,26,000 के आसपास हमारे आवास हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर हैं। इसमें अर्बन एरिया में और नगर निगमों को, और जो हमारे टाउन एरिया है, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ के जो ईओज़ हैं, ये उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है कि वो इसको सुनिश्चित कराएं। हरिद्वार में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में तहसील के सभागार में आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस तहसील दिवस में कुल 35 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और शेष प्रार्थना पत्रों को प्रकरण के निस्तारण में लाने लगने वाले समय के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारित करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तहसील दिवस में आज प्राप्त होने वाली शिकायतों में सड़क की मरम्मत, पानी की समस्या, जमीन की पैमाइश, वृद्धावस्था पेंशन दिलाए जाने, बिजली का बिल ठीक करने और गैस कनेक्शन दिलाए जाने के तहत प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यथाशीघ्र सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने हर की पैड़ी पर बने 2 ओवरहेड टैंकों से पानी की आपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तहसील दिवस हम लोग का चल रहा है, लेकिन अभी तक कुल 26 शिकायतें रजिस्टर हुई थी और शिकायतकर्ता आए थे। इसमें से 7 शिकायतों का तो निस्तारण किया गया है। शेष अन्य शिकायतों को टाइम बाउंड फिक्स कर दिया गया है कि इतने समय में संबंधित विभाग उसका निस्तारण करके उसकी रिपोर्ट उनको दें। इसलिए शिकायतें अलग अलग विभागों की आई हैं। कुछ बिजली के बिल को लेकर 1-2 इश्यूज थे, कुछ जल संस्थान और जल निगम से रिलेटेड इश्यूज थे, कुछ था कि जल निगम और जल संस्थान ने सड़कों पर पाइपलाइन डाली है और टाइल्स उखड़ गई है, तो उसके लिए संबंधित विभागों ने 1 सप्ताह का समय लिया है, कहा कि इसको वो रिस्टोर कर देंगे और सड़कें ठीक ठाक होंगी। कुछ राजस्व विभाग की पैमाइश से संबंधित शिकायतें आई थी, तो जितने विभाग थे सब विभागों की कुछ न कुछ शिकायतें रही हैं और उसका निस्तारण समयबद्ध ढंग से किया जाए। हरिद्वार में व्यापारियों ने जीएसटी सर्वे के नाम पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर संघधामी के नाम ज्ञापन भी भेजा गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के नेतृत्व में व्यापारी को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जीएसटी सर्वे बंद करने की मांग की। व्यापारियों का आरोप है कि टैक्स संग्रह बढ़ाने की आड़ में हरिद्वार के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि व्यापारी वर्ग सरकार को सर्वाधिक राजस्व देता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव पाराशर का कहना है कि हमारी मांग है जीएसटी को लिमिट में रखा जाए और जीएसटी विभाग जिस तरह अचानक से कार्रवाई कर रहा है वह ठीक नहीं। आज हमने शहर व्यापार मंडल के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। उसमें जीएसटी को लेकर हमने कुछ मांग की है कि जीएसटी को थोड़ा सा लिमिट में रखा जाए, क्योंकि इससे जो है व्यापारियों के साथ साथ जो लोकल जो घरेलू समस्या है वो भी बढ़ रही है, घरेलू भी महंगाई हो रही है। इस तरीके से परेशान, जैसे परसों इन्होंने कुछ होटल पे कागज वागज वो देखे, वो एकदम से अचानक आना ये गलत है। कि जब संगठन बनाए गए हैं तो इसीलिए बनाए गए हैं। हमारा कहना ये शुरू से ये रहा है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आता है तो वो प्रतिनिधि मंडल को, व्यापार प्रतिनिधि मंडल के किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को साथ में लेके अगर वो कागज देखता है तो उसका हम जो है उसको हम ये चाहेंगे कि वो किसी न किसी प्रतिनिधि मंडल को लेकर साथ में आए। देवप्रयाग थाना क्षेत्र अंतर्गत सेल्फी लेने के दौरान एक महिला की पहाड़ी से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। भारी बारिश के बीच पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर महिला के शव को खाई से बाहर निकाला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स में पहुंचाया गया है। दरअसल पुलिस के मुताबिक महिला का नाम प्रियंका है और वह अपने पति के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर गई थी। इसी दौरान पत्नी खाई की ओर खड़े होकर सेल्फी लेने लगी। अचानक पैर फिसला और महिला पहाड़ी से खाई में जा गिरी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पूरी रात भारी बारिश के बीच खाई में उतारकर एसडीआरएफ ने महिला को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया।
सुबह एसडीआरएफ की टीम ने महिला का शव खाई से बरामद कर लिया। देवप्रयाग थाना प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया है कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुरादाबाद से परिजन भी ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। रामनगर वन प्रभाग के बैलपड़ाव रेंज में लगभग 2 से 3 साल की बाघिन का शव मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर फोर्स पहुंच गई। बाघिन की मौत का कारण आपसी संघर्ष बताया गया। एसडीओ शिशुपाल सिंह ने बताया कि बाघिन के शव को इको टूरिज्म सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया और कर्मचारियों ने बाघ को शव को नष्ट करने की कार्रवाई की है। आज जो है बैलपड़ाव रेंज के पूर्वी चांदनी द्वीप में एक मादा बाघिन का मृत शव बरामद हुआ, जिसको मौके पर जो है उठाकर रामनगर के मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि एक निर्माणाधीन भवन में मूल रूप से बिहार निवासी व्यक्ति मजदूरी का कार्य कर रहा था। इसी दौरान मजदूर को करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाल ने बताया कि घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को देने के साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया है कि मामले में मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया और वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया है। डॉक्टरों की टीम के अनुसार तेंदुआ स्वस्थ है और उसे अल्मोड़ा चिड़ियाघर छोड़ा जा सकता है। वहीं गांव के लोगों ने गुलदार के पकड़े जाने पर राहत की सांस ली। दरअसल तेंदुआ सेंज गांव से एक महिला को घर से उठा ले गया था। किसी तरह तेंदुआ के चंगुल से महिला बच निकली थी। वन विभाग ने ग्रामीणों की डिमांड पर वहां पिंजरा लगाया और करीब 1 सप्ताह की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद कर लिया गया। गौरतलब है कि सुबह पिंजरे में फंसते ही तेंदुआ दहाड़ने लगा और आसपास के लोग दहशत में आ गए। उन्होंने सूचना तत्काल वन विभाग को दी। डॉक्टरों के अनुसार उसकी उम्र करीब 3 से 4 साल के बीच है। पिंजरे में कैद तेंदुआ मादा है और उसे वन विभाग चिड़ियाघर छोड़ने की बात कर रहा है। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन।